Welcome, ladies and gentlemen, to Derivatives 101, the world of options. इस वीडियो में ऑप्शंस क्या होते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं, क्यों खरीदे या बेचे जाते हैं, उनकी बेसिक स्ट्रैटेजीज, इस सब के बारे में मैं और ऋत्विक आपको इत्तला देना चाहेंगे। Our aim in this video is just to try and make this complex world of finance a touch more inclusive, a tad easier to understand. क्योंकि after all, ये market सबका है boss. Let's jump into what options really are. हम लोगों ने अपने जीवन में कई सारे ऑप्शंस अपने आम तौर के जीवन में बहुत सारे हम ऑप्शंस फेस कर अब ये ऑप्शन काफी प्रकार के हो सकते जैसे कि हमें आज क्रिकेट मैच आ रहा है कोई तो आप किसको सपोर्ट करें टीम ए को या टीम बी को आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज ए में जाना है कॉलेज बी में जाना है तो हम अपने जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस को फेस करते रहते हैं बट आज हम समझेंगे ऑप्शंस फाइनेंस की दुनिया में क्या तो व्हाट इज एन ऑप्शन ये ऑप्शन की टेक्निकल डेफिनेशन है एंड अब इसको हम समझते हैं सबसे पहले कि ये क्या है एन ऑप्शन इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सेलर एंड अ बायर एक सेलर होता है जो ऑप्शन राइटर भी होता है जो ऑप्शन राइट कर एंड एक बायर होता है जिसको हम ऑप्शन होल्डर भी बोलते हैं दैट ऑफर्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन बायर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने उसके पास राइट होता है अगर वो करना चाहेगा एक्सरसाइज तो वो करेगा नहीं तो वो नहीं करेगा एक्सरसाइज तो अगर ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल जब हम राइट टू बाइस बेचते हैं किसी को तो दैट इज कॉल्ड कॉल अगर हम राइट टू सेल बेचते हैं दैट इज कॉल्ड पुट ऑफ एंड दिस इज ऑफन एसेट और गुड or service. This is known as the underlying. हर financial contract, एक option contract की एक underlying. So an asset or a good or a service can be its underlying at a predetermined price. ये predetermined price बहुत important होता है और इसको हम फाइनेंस की भाषा में स्ट्राइक प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ऑन अ स्पेसिफाइड डेट ये होती है ऑप्शन की एक्सपायरी अब ये तो हो गई ऑप्शन की टेक्निकल डेफिनेशन अब मैं आपको समझाना चाहूंगा ऑप्शन का मतलब एक बहुत ही सरल और एक नॉन फाइनेंशियल एग्जांपल के चलिए मान लेते हैं कि ऋत्विक को मेरे से एक घर खरीदना है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ पर ऋत्विक के पास अभी वो 1 करोड़ रुपए नहीं है और उसे कुछ टाइम चाहिए वो 1 करोड़ रुपए जुटाने के लिए तो ऋत्विक मेरे को कहता है कि आई विल गिव यू ₹5 lakhs इफ यू डोंट सेल योर हाउस to anyone for some. And मैं ऋत्विक को कहता I will give you the option to buy my house at 1 crore anytime within the next 2 months. तो अब यहाँ पे समझते हैं क्या मैंने ऋत्विक को एक ऑप्शन टू बाय माई तो बाय का राइट बेचा है इसको बोलते हैं कॉल बाय माई हाउस फॉर 1 करोड़ 1 करोड़ क्या है स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स 2 मंथ्स के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए और ऋत्विक ने मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले क्या दिया है 5 लाख रुपए का प्रीमियम आप 5 लाख रुपए रखिए और मैं 2 महीने तक मैं डिसाइड करूंगा आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या चलिए अब इसमें आगे जाके देखते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट ऋत्विक ने ले लिया तो क्या क्या सिनेरियोज ऋत्विक के पास आ सकते तो सबसे पहला सिनेरियो ये होगा कि आज से 2 महीने बाद घर की वैल्यू 1.1 करोड़ हो जाती है 1 करोड़ से ड्यू टू एनी रीजन कि मेट्रो का एक कंस्ट्रक्शन होने लग गया घर के पास से कुछ हो गया इसलिए घर की वैल्यू बढ़ा दी जाती तो ऋत्विक इस कंडीशन में ऋत्विक को पास कॉन्ट्रैक्ट है कि वो मुझसे घर 1 करोड़ रुपए में ले सकता है तो डेफिनेटली ऋत्विक इस मोमेंट पे चाहेगा कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले बिकॉज उसको तो फायदा है उसने 1 करोड़ देना है मार्केट में वैल्यू है 1.1 करोड़ तो वो तो कमाएगा 10 लाख और उसने मुझे 5 लाख रुपए प्रीमियम दिया था तो -5 तो ऋत्विक की नेट इनकम बन जाती है 5 अब सेकंड सिनेरियो भी देख लेते हैं कि आफ्टर 2 मंथ्स व्हाट हैपेंस इज कि घर की वैल्यू सेम ही रहती तो इस केस में ऋत्विक चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता है और नहीं भी कर सकता बट जो उसने 5 लाख रुपए दे दिए वो तो हो गया अब घर की वैल्यू गिर के 90 लाख हो गई है तो इस केस के अंदर ऋत्विक को अपनी 1 करोड़ रुपए की ऑप्शन एक्सरसाइज करने में लॉस है क्यों क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ रुपए का है पर उसको घर अब 90 लाख का तो इस केस में ऋत्विक कैन सिंपली बाय दिस हाउस off the market for 90 lakh rupees and the 5 lakh he spent are just the option premium. So in this case, Ritvik will not exercise his option and वो सीधा सीधा मार्केट से ये घर उठा ले और ये था एग्जाम्पल एक कॉल ऑप्शन का जहां पर ऋत्विक को राइट टू बाय मिला है अब सोचिए राइट टू सेल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो एक पुट ऑप्शन का हो यहाँ पर ऐसा सोचिए
कि केस उल्टा हो गया है। मेरा घर एक ऐसे इलाके में है जहां पर घर आसानी से नहीं बिकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का कोई इलाका, बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, वहां आराम से घर नहीं बिकते हैं। एंड अब मैं ऋत्विक के पास गया हूँ कि आप प्लीज मेरा घर ले। ऋत्विक कहता है मुझे कि मैं आपका घर 80 लाख में लूंगा, 1 करोड़ में नहीं। एंड नाउ आई टेल हिम कि आप वेट करो for some time, give me some time and I will give you a premium for 4 lakh rupees. So I gave Ritvik a premium कि आप 2 महीने तक कोई और घर मत खरीदो। You give me a right to sell कि 2 महीने बाद मैं आपको अपना घर बेचूंगा at the strike price of 80 लाख। अब 2 महीने बाद ऐसा भी हो सकता है कि घर का प्राइस हो जाए 85 लाख। नाउ इन दैट केस आई विल नॉट चूज टू एक्सरसाइज माई, क्योंकि मेरे को मार्केट से ही 85 मिल जाएगा, तो मैं 80 क्यों खर्च करूं? एंड इन द सेकंड सिनेरियो वेयर द प्राइस रिमेन्स जस्ट 80 lakhs only, I can simply choose to exercise the option or not exercise the option. In case I found somebody else and मेरे को एक और बायर मिल गया है, तो मैं उससे खरीद सकता हूँ, मैं उससे बेच सकता हूँ। मुझे ऋत्विक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी नहीं। एंड अगर ऐसा होता है कि घर का प्राइस गिर के 75 लाख हो मार्केट के अंदर, तो मैं डेफिनेटली अपना ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करके 80 lakhs कमाना चाहूंगा, बिकॉज मेरे को मार्केट से ज्यादा प्राइस मिले। तो ये हो गए आपके बहुत सिंपल एग्जांपल में पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। अब आगे समझते हैं क्या अलग अलग टाइप की ऑप्शन होती हैं। नाउ सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले यूरोपियन कॉल, यूरोपियन ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन। अब इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि एक यूरोपियन ऑप्शन को आप सिर्फ एक्सपायरी पे एक्सरसाइज कर सकते एंड अमेरिकन ऑप्शन को यू कैन एक्सरसाइज इट एट एनी पॉइंट। अब हमें ये तो पता है कि एक यूरोपियन ऑप्शन क्या होती है और एक अमेरिकन ऑप्शन क्या होती है, पर हम ज्यादातर और आम तौर पर एक यूरोपियन ऑप्शन को ही इनकाउंटर करते हैं। अमेरिकन ऑप्शंस आर नॉट वेरी पॉपुलर। सो इस वीडियो के अंदर आगे व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एन ऑप्शन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन ऑप्शन, नॉट द अमेरिकन ऑप्शन। एंड आगे जाते हुए मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल जो मैं ज्यादातर इस्तेमाल करूंगा वो होगा एक एबीसी लिमिटेड कंपनी का, जिसका ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मैं लूंगा, और स्ट्राइक प्राइस को के से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मैं लूंगा ₹100 और प्रीमियम मैं लूंगा ऑप्शन का ₹5। तो आगे जाते हुए हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। अब आइए ऑप्शंस की और अलग क्लासिफिकेशन जान। सो ये है टाइप ऑफ ऑप्शन। अब हमें पता है कि 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट, पर हर ऑप्शन का एक बायर साइड होता है और एक सेलर साइड होता है ना। बायर साइड के अंदर जैसे मैंने कहा एबीसी लिमिट, तो स्ट्राइक प्राइस 100, प्राइस प्रीमियम ₹5। अब क्या होता है, चलो मान लेते हैं कि मैंने ₹100 के स्ट्राइक प्राइस पे ली और एक्सपायरी मान लेते हैं कि 1 महीने बाद प्राइस हो जाता है 105। तो क्या इस सिनेरियो में मैं अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहूँ? जी बिल्कुल, मैं अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, बिकॉज मेरे को फायदा होगा 105 माइनस 100 को ₹5 में आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में प्राइस चल रहा है 105 और मैं लूंगा ₹100 में, बिकॉज मैंने खरीदा। बट एक चीज हम यहाँ मैंने ₹5 का प्रीमियम भी पे करा, तो वो भी मैं माइनस करूंगा अपने नेट पे ऑफ, तो मेरा पे ऑफ आ जाएगा 0। चलिए ऐसा सोचते हैं, ये सारा का सारा उल्टा हमारा ये था, स्ट्राइक था 100, प्रीमियम था 5। अब एक्सपायरी पर हमारा प्राइस हो जाता है 95। अब 95 का प्राइस है, तो मैं क्या अपनी ₹100 की ऑप्शन को एक्सरसाइज चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना 95 का प्रॉफिट मार्केट से उठा लूं, बिकॉज दैट विल गिव ₹5 लेस कॉस्ट, दैट cost me ₹5 lesser than what my option would have given। तो यहाँ पर मेरा लॉस ये नहीं होगा कि दिस पॉइंट माइनस दिस, नहीं, मेरा लॉस होगा सिर्फ जो मैंने प्रीमियम पे करा है। मैंने ₹5 प्रीमियम पे किया है, तो मैं ₹5 की लॉस, चाहे ये प्राइस कल को 90 हो जाए, 80 हो जाए, 0 भी हो जाए, पर मेरा लॉस ₹5 ही होगा। तो इसका क्या मतलब, एक ऑप्शन बायर के लिए द प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो ऊपर जाता ही रहे, देयर इज नो बाउंडेशन टू अ स्टॉक प्राइस, वो इंफिनिटी तक जाता है। पर मेरा लॉस क्या होगा, मेरा लॉस लिमिट हो गया है टू प्रीमियम पे। ठीक है, तो अब एक कॉल सेलर का क्या होगा? कॉल सेलर का बिल्कुल उल्टा होता है। तो अगर एक कॉल बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो एक कॉल सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड हो। लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू द प्रीमियम ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम अ बायर। तो अगर ₹5 का प्रीमियम था मेरा, तो इसको सिर्फ ₹5 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता है। और लॉस क्या होगा इसका? अनलिमिटेड, क्योंकि स्टॉक प्राइस तो ऊपर जाता ही रह सकता, तो इसका लॉस अनलिमिटेड ना।
The same thing applies to a put option. Strike price 100, premium 5, expiry for 1 month. अब मान लो ऐसा होता है at the end of the month हमारा प्राइस हो जाता है 95. Just a reminder, a put option is right टू सेल कर रहे हैं, तो अब राइट टू सेल पड़ा है 100 का, तो मैं इसको डेफिनेटली एक्सरसाइज करूंगा क्योंकि मेरे को 5 रुपए मिलेंगे। 100 माइनस 95, मेरे पास 5 रुपए जेब में आएंगी ही आएंगी। एंड अगर ये प्राइस कल को मान लो 110 हो गया मार्केट, तो मैं अपनी ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करूंगा, मैं मार्केट में 110 में बेच दूंगा अपना शेयर, मार्केट में 110 में बेच के 10 रुपए कमा लूंगा, मैं ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करूंगा। एंड द सिमिलर एस्पेक्ट अप्लाइज हियर, प्रॉफिट अनलिमिटेड, क्योंकि स्टॉक तो नीचे जाता रह सकता है और आप कमा सकते, और लॉस क्या हो गया मेरा, लिमिटेड। लिमिटेड टू व्हाट, लिमिटेड टू प्रीमियम पेड। 5 रुपए का प्रीमियम पे किया है तो 5 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होगा। एंड it is the same, it is exactly the opposite for a put seller. अगर पुट बायर के पास अनलिमिटेड प्रॉफिट है तो इसके पास लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड टू द प्रीमियम ही हैज रिसीव्ड, दैट इज ₹5। एंड इसका लॉस अनलिमिटेड है बिकॉज स्टॉक नीचे जाता रह सकता। तो ये हो गई हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हमारे, ये बेसिक ऑप्शन के फंक्शंस। अब हम ये समझ चुके हैं कि एक ऑप्शन क्या होती है, उसके क्या क्या अलग प्रकार होते हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, अमेरिकन, यूरोपियन, हम ये सब समझ चुके। अब हम ये भी समझ चुके हैं कि एक कॉल ऑप्शन एक बायर के पर्सपेक्टिव से और एक सेलर के पर्सपेक्टिव से कैसे काम करती है, इन द सेम विद पुट ऑप्शन, हम ये सब अब ये समय आ गया है कि अब हम जाने कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो कैसे तय किया जाता है और उसके पीछे के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग है हमारा टॉपिक का। सबसे पहला डिटर्मिनेंट होता है टाइम टू एक्सपायरी। अब हर ऑप्शन एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है, कुछ की 1 महीना होती है, कुछ की 2 महीना, यहाँ तक कि 2 साल तक की ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं कुछ कुछ जगह। तो एक ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन एक इंश्योरेंस की तरह होता है कि आपको लग रहा है आपका शेयर नीचे जाने वाला है तो आप उसका पुट ऑप्शन लेके उसको आप इंश्योर कर सकते हो। आपको लगता है आपका शेयर ऊपर जाने वाला है, आपको फायदा उठाना है उसका, तो आप उसको कॉल ऑप्शन लेके इंश्योर कर सकते हो। और इंश्योरेंस के साथ क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। अब बात ऐसी है कि प्रीमियम आपको कुछ टाइम तक ही कवर करता है। अगर हम असली इंश्योरेंस की बात करें तो जैसे जैसे आपको अगर लॉन्ग टाइम का कवर चाहिए तो आप हर साल या हर महीने कुछ प्रीमियम पे करेंगे, जिसकी टाइम वैल्यू, कुछ टाइम के बाद ये टाइम वैल्यू खत्म हो जाए। तो हर ऑप्शन की, जैसा मैंने कहा, एक एक्सपायरेशन डेट, एंड यही होता है कि अगर आपके पास एक 2 मंथ एक्सपायरी की ऑप्शन है जिसका प्राइस है 600 रुपीज लेट्स से, तो अगर वही ऑप्शन 1 मंथ एक्सपायरी पे हो तो उसका प्रीमियम डेफिनेटली कम होगा, लेट्स 300। तो हमें ये पता है जितना ज्यादा आपकी ऑप्शन में टाइम होता है उतना ही ज्यादा उसका प्रीमियम। अब इस फिनोमेना को बोलते हैं, और जैसे जैसे टाइम कम होता है वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी कम, और हम इस फिनोमेना को बोलते हैं टाइम डिके। ये ऑप्शन हमेशा डिके होती रहे, और ये ऑप्शन डिके कैसे होती है, लीनियर फॉर्म में डिके नहीं, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिके। ये मान लेते हैं हमारा ऑप्शन प्रीमियम है एंड दिस इज टाइम टू एक्सपायर। अब सारी ऑप्शन हर सेकंड हर मिनट वो डिके ही हो रही होती है। तो a option is always using its time value because it comes with an expiration date and the time remaining has always a very huge impact on your option premium। तो ये तो हो गया है टाइम टू एक्सपायरी वाला फैक्टर। अब आइए देखते हैं जो दूसरा फैक्टर है जो डिटरमाइन ऑप्शन प्राइस ऑफ अंडरलाइन। प्राइस ऑफ अंडरलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा हद तक आपके ऑप्शन के प्रीमियम को डिफाइन करता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा का पूरा अंडरलाइन पे बेस्ड होता है, तो उसने इम्पैक्ट करना है ही। चलो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी एबीसी लिमिटेड कंपनी के लिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शंस के लिए, और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्पॉट प्राइस जो है दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, अब ये हमारा स्पॉट प्राइस हो गया है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम की वैल्यूज अलग अलग इन सारे स्ट्राइक प्राइस। अब आपके लिए सबसे पहली चीज जानना ये जरूरी है, आपके स्पॉट से कॉल ऑप्शन के केस में आपके स्पॉट से जितने भी ऊंचे स्ट्राइक प्राइस उन्हें आप द मनी, और जितने भी नीचे स्ट्राइक प्राइसेस हैं आपके स्पॉट से उन्हें बोलते हैं इन द मनी। और एक इसका बिल्कुल उल्टा होता है आपके
पुट के केस में पुट के अंदर जितने भी आपके स्पॉट से ऊंचे प्राइसेस होते हैं उन्हें बोला जाता है, और जो भी स्पॉट से कम के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम आउट द। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर मेरा स्पॉट 100 रुपए है और मैं ले लूं 105 रुपए की कॉल। अब 105 रुपए की कॉल लेने का ये मतलब है, मैं ये सोच रहा हूँ इस स्टॉक का प्राइस 105 रुपए से भी ऊपर चला जाएगा एक्सपायरी तक, मान लेते एक्सपायरी 1 महीने, तो इसका प्रीमियम धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस क्रॉसिंग दिस लेवल इज फॉलिंग डे बाय डे। एंड यहाँ पर अगर मैं 95 रुपीज की एक कॉल खरीद लेता हूँ तो इसकी बेट बहुत सेफ है कि यार 100 रुपए का स्टॉक प्राइस चल रहा है और मैंने 95 पे कॉल ऑप्शन ले ली कि मैं उसको 95 पे परचेज करना चाहता हूँ, तो ये वाली ऑप्शन का प्रीमियम इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सेफ बेट खेली जाए। अब बात ऐसी होती है कि गौर यहाँ करना है हमें कि जितनी भी ये हमारी आउट द मनी ऑप्शन, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, ये एक्सपायरी पे जीरो। अब आप ये सोचेंगे कि इनकी वैल्यू जब जीरो ही होनी होती है तो अभी इनका प्राइस अभी इसलिए है क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, वैसे वैसे इनके कॉल के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे पुट के प्राइस नीचे चले जाएंगे। तो ये रिलेशन होता है प्राइस ऑफ अंडरलाइन का और प्रीमियम ऑफ ऑप्शन का। अब एक गौर करने की बात यहाँ पर और है कि जितनी भी इन द मनी ऑप्शंस होते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी इनकी वैल्यू हो जाती है डिफरेंस बिटवीन योर स्ट्राइक एंड स्पॉट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी टाइम वैल्यू हो जाती है 0, इसलिए इनकी वैल्यू गिर के हो जाती है डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक, और इस वैल्यू को आमतौर पे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो ये तो हो गया है हमारे प्राइस ऑफ अंडरलाइन का इफेक्ट ऑन आवर ऑप्शन प्राइसिंग। अब आगे देखते हैं जो हमारा तीसरा डिटर्मिनेंट है, दैट इज वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में पहले टेक्निकली समझा देता हूं तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेली प्राइसेस इन अ सिक्योरिटी को बोलते हैं वॉलेटिलिटी, और सरल भाषा में बोलेंगे कि स्टॉक कितना ज्यादा ऊपर नीचे होता है। तो ये होता है कि एक हाई वॉलेटिलिटी सिक्योरिटी होती है और एक लो वॉलेटिलिटी सिक्योरिटी होती है। अब बात ऐसी होती है हाई वॉलेटिलिटी सिक्योरिटी में हमारा रिस्क जो वो हाई होता है क्योंकि एक परसीव्ड वैल्यू होती है कि ये स्टॉक या तो बहुत ज्यादा अच्छा करेगा या तो बहुत ज्यादा गंदा करेगा, और एक लो वॉलेटिलिटी वाले में हमारा परसीव्ड रिस्क कम होता है क्योंकि हमें पता है कि या तो धीरे धीरे अच्छा करेगा या धीरे धीरे गंदा करेगा, तो यहाँ पर रिस्क की परसीव्ड वैल्यू इज लेस। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर एक ऑप्शन राइटर ज्यादा रिस्क उठा रहा है आपके लिए एक वॉलेटाइल स्टॉक में ऑप्शन बनाने, तो वो उसका प्रीमियम ज्यादा ही मांगेगा आप। तो इस तरीके से वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट्स योर ऑप्शन प्राइस, ज्यादा वॉलेटिलिटी ज्यादा प्रीमियम। अब हम ये समझ चुके हैं कि ऑप्शन के प्राइस को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, तो अब ये जानते हैं कि क्या एक ऑप्शन के प्राइस की कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट भी होती है। Are our option prices bounds? The answer to this question is yes. जी हाँ, उनके ऊपर कुछ बाउंड्स होते हैं to prevent arbitrage opportunities और riskless profit situations. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड यानी कि ऊपर कितना ऊंचा एक की वैल्यू हो सकती है। इन केस ऑफ कॉल एंड इन केस ऑफ पुट हम दोनों डिस्कस करेंगे। case of call, the option premium should be less than or equal to the spot price. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका कॉल का प्रीमियम आपके स्पॉट प्राइस से ऊंचा होगा तो आप सिंपली अपनी कॉल को सेल करेंगे और स्पॉट को बाय करेंगे और आप लेस प्रॉफिट कमा। नाउ कमिंग टू द पुट के केस में ऐसा होता है। नाउ जैसा मैंने पहले कहा था दैट वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट यूरोपियन ऑप्शन, तो पुट के केस में ऐसा होता है दैट द पुट प्रीमियम हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स स्ट्राइक प्राइस। अब ये दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे हैं मैंने, ई और टी, आर और टी। आर होता है हमारा रिस्क फ्री रेट और टी होता है हमारा टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, तो ये दिस हैज टू बी पुट प्रीमियम हैज टू बी लेस देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स स्ट्राइक। अब ये क्यों जरूरी, अगर ये जरूरी नहीं होगा तो कोई भी इंसान अपनी पुट को शॉर्ट कर लेगा और फिर इस पैसे को
रिस्क फ्री रेट पे इन्वेस्ट कर लेगा टिल एक्सपायरी टू मेक अ रिस्क फ्री प्रॉफिट। तो ये तो हो गई हमारी अपर बाउंड की बात। अब आते हैं लोअर बाउंड कि क्या एक ऑप्शन का कोई लोअर प्राइस भी होता है? जी हाँ, ऑप्शन का लोअर प्राइस भी होता है। अब कॉल एंड पुट, हम दोनों के केस में इसको फिर से डिस्कस करेंगे। अब कॉल के केस में जो उसका लोअर बाउंड होता है दैट इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस। अब ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल को कोई भी इंसान अपने शेयर को शॉर्ट करेगा, जो उससे पैसा आएगा उससे एक ऑप्शन खरीद लेगा और उसके बाद जितना उसका बचा हुआ इनफ्लो होगा उसे रिस्क फ्री रेट पे इन्वेस्ट कर देगा। अब इस केस में एट द एंड ऑफ एक्सपायरी चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे प्राइस नीचे जाए चाहे प्राइस कहीं पर भी जाए, इस पर्सन को एक रिस्क फ्री प्रॉफिट मिलेगा, एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी इस केस की। एंड अब पुट की बात करते हैं तो पुट का इससे उल्टा होता है कॉल से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट। अब इस केस में ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई आए तो वो अगर पुट का ऑप्शन पुट की वैल्यू इस लेवल से नीचे हो तो कोई भी आकर एक पुट खरीदेगा एक स्पॉट खरीदेगा पैसा बोरो करके एट द रिस्क फ्री रेट। अगर उसने वो पैसा बोरो करा है एट रिस्क फ्री रेट, एक पुट खरीदी एक स्टॉक खरीदा, तो एट द एंड ऑफ एक्सपायरी पे पहुंचते चाहे उसे जितना भी इंटरेस्ट पे करना पड़े उस इंटरेस्ट पेमेंट के बाद भी उसके पास प्रॉफिट बचेगा। दिस विल क्रिएट अनदर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। अब ये फॉर्मूले तो सारे के सारे मैं जानता हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे। अब इनकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एट अ लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जहां पर इनकी हमें और क्लैरिटी मिल जाए। तो ये थे अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ अ ऑप्शन। The 1960s was like enlightenment for financial science. In 1969, Hans S. Stoll latched onto a very interesting theory. In his paper titled The Relationship Between Call and Put Option Prices, he realized that options that are of the same class, यानी तीन चीजें, नंबर वन, या तो उनका सेम अंडरलाइंग एसेट है, दिस कैन बी अ स्टॉक, अ कमोडिटी, अ करेंसी, एक सेम स्ट्राइक प्राइस है कुछ K1 और द टाइम टू मैच्योरिटी इज ऑल्सो सेम, some T, he realized that the market discount call and put premiums in such a way that they interact with one another. और उनकी इंटरैक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है. They interact in a manner that's called the put call parity equation, which basically reads as follows: a call plus the present value of a zero coupon bond would always equal the price of a put plus the value of one single unit of stock. ये देखने में कॉम्प्लेक्स है पर इतना है नहीं. Let's explain how. Think of two portfolios, portfolio A and portfolio B. Portfolio A में you have a call with strike price K and time to maturity T. Also in portfolio A, you have a zero coupon bond which gives K at any time T. A zero coupon bond is basically a bond जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिस्काउंट पर खरीदा जाता है और कुछ टाइम के बाद एट टाइम टी पार वैल्यू पर रिडीम करते हैं. पोर्टफोलियो बी इज रादर सिंपलर. एक पुट है with the same strike price K and same time to maturity T, and there is 1 unit of stock. Now that the two portfolios are clear, let's look at their interaction. Since both options have the same strike price K and the same time to maturity T, let's look at payoffs and values for each portfolio. Let's start with portfolio A. There can be two scenarios in the future. At time T, let's say the spot price is greater than the strike price. This means that your call in portfolio A is of value, it will be exercised, and you get K for the zero coupon bond. Therefore, the payoff becomes ST minus K for the call and plus K for the zero coupon bond. K और K cancel हो जाएगा and value of the portfolio stands at ST. But what if the spot is less than the strike? In that case,
The call expires worthless, but you still get K for your zero coupon bond. So the value of the portfolio stands at simply K at time T. Let's look at portfolio B and analyze the same scenarios. For portfolio B, at T, let's say the spot closes over the strike. When this happens, the put expires worthless and portfolio will simply be equal to ST. And let's say the spot is less than K. In this case, your put has value, will be exercised, and the payoff becomes K minus ST for the put plus ST for the value of the stock. ST get cancelled. Final payoff stands at K. An interesting thing to note for both portfolios A and portfolio B is that whenever the spot expires over the strike, both portfolio A and portfolio B have a value of ST. And when the spot expires below the strike at time T, both have a value of K. In both cases, चाहे स्पॉट और स्ट्राइक की वैल्यू कुछ भी हो, एट टाइम टी दोनों पोर्टफोलियो ए और पोर्टफोलियो बी की वैल्यू सेम होती है. दिस गिव्स राइज टू द बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन बिहाइंड कॉल पुट पैरिटी कि अगर टाइम टी पर दोनों पोर्टफोलियो सेम है वैल्यू में, देन वो हर वक्त सेम होने चाहिए, वरना कोई भी आर्बिट्राजर आकर महंगी चीज यानी कि ओवरवैल्यूड चीज को बेचकर चीपर पोर्टफोलियो, सस्ते पोर्टफोलियो को खरीदकर रिस्कलेस प्रॉफिट कमा सकता है. This gives rise to one of the most fundamental mechanistic workings of option premium interactions, the put call parity, which now we can finally say reads as C plus K e to the power of minus RT equal to P plus S. These are the theoretical understandings of the call put premium. Now that we know how lower and upper bounds for individual options and also put call parity work, let's see how arbitrage really works. Let's jump onto an Excel. Welcome to arbitrage, ladies and gentlemen. We're finally going to look at arbitrage होता कैसे और एक arbitrager riskless profit कैसे कमा सकता है. But before I begin, the disclaimer here is that this is purely a theoretical example. ऐसा असली जिंदगी में most probably आपको कहीं पे नहीं दिखेगा. So I'm just going to play around with numbers. Let's begin. Let's say एक शेयर है, उसका spot price 80 है. The strike price for both call and put options is 50 rupees. The rate of interest is 10%. The time to maturity for both options is 1 month. The put's presently trading at 60 rupees and the call has a premium of 85 rupees. Now, call put parity says that the arbitrager will buy the undervalued portfolio and sell the overvalued portfolio. We see portfolio A, which is the call and the zero coupon bond, undervalued, and portfolio B overvalued. Therefore, what the arbitrager does is that he buys the call, he sells the put, he sells the stock. When he buys the call, he gives up the call premium, he gets 60 rupees for the put premium and he gets 80 rupees for the stock that he sold. Now he has a surplus of 55 rupees. 55 रुपए का उसके पास surplus है. वो इस 55 रुपए को ले जाके बैंक में रखता है एक महीने के लिए, उसको उस पर 10% इंटरेस्ट मिलता है और एक महीने के पास उसके पास 46 पैसे इंटरेस्ट है. तो टोटल अमाउंट अब उसके पास 55.46 है. एक महीने के बाद जब फाइनली एक्सपायरी आई, अब हमें देखना है कौन से ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे और कौन से ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होंगे. मान लो एक महीने के बाद स्पॉट 0 पर है, तो कॉल तो वर्थलेस है, तो हमने कॉल पे 85 रुपीज गवा दिए. पर पुट एक्सरसाइज करी जाएगी. The buyer of the put will say that I want my 50 bucks and I would like to exercise my right to sell the share to you for 50 rupees. Therefore, you made 60 bucks on the put premium, but you had to give up 50 rupees. So you ended up making only 10 bucks. The stock that you had sold, however, made you 80 rupees because you shorted the stock.
and its value today is 0. So you ended up making 5 rupees plus the interest. So the minimum profit that the arbitrager gets is 5.46, 5 रुपए और 46 पैसा. पर क्या ये अमाउंट बढ़ाया जा सकता है? चलो मानते हैं स्पॉट 80 रुपीस है. When the spot's 80 rupees, आप कॉल एक्सरसाइज करोगे क्योंकि स्पॉट स्ट्राइक से ऊपर है. तो आपने कॉल पे प्रीमियम तो 85 रुपीस दिए, लेकिन आपने 30 रुपए कमाए भी. तो इनएविटेबली आपने सिर्फ 55 रुपए कमाए. पुट वर्थलेस है, एक्सरसाइज नहीं करी जाएगी. Therefore you made 60 bucks on the put. On the stock you didn't make anything, didn't lose anything. If we add all this up, you again make 5 rupees even when the spot ended at rupees 80 at the time of maturity and the interest is 46 paisa, you made 5.46 rupees. Let's say the spot went to 160 rupees. At 160, you made 110 rupees on the call. You gave up 85 rupees in premium, so you made 25 rupees on the call. Put again expired worthless, so you made 60 rupees off the premium. But the stock that you'd sold lost you 80 rupees because you'd shorted the stock. Add all this up, you still made 5 rupees and 46 paisa in interest, and the profit is 5.46 again. If we have to generalize this, if the spot is less than the strike on expiry, so between 0 to 50, the buyer of the put will exercise his right to sell the put and you'll have to buy a share for rupees 50, with the call being worthless. If the spot is greater than the strike, let's say anything after rupees 50, the call that you bought will be exercised by you, therefore again you'll have to buy a share for rupees 50. तो चाहे स्पॉट कहीं पर भी हो, जेब से हमेशा 50 रुपए जाएंगे ही जाएंगे, कुछ भी कर लो. That is why the minimum profit doesn't move or doesn't deviate at all. It doesn't move क्योंकि under K, the money made by the stock, the short stock, gets nullified by the loss on the put. Anything over K, the money made per 1 rupee increase in the call gets nullified by the loss on the stock that you shorted. Which is why the payoff will always be 5.46. But if you notice carefully, I've mentioned the bounds of the contracts here. Call का present day premium अपने upper bound को violate करता है. The call premium is at 85. The upper bound of the call premium stands at 80. And so does the put. Put का भी premium 60 रुपए है, पर होना 49.58 से कम चाहिए. That's the present value of the strike price. Therefore, there's something known as a bounds arbitrage that also comes into the picture. What have we learned under bounds arbitrage? क्योंकि call upper bound को violate करती है, you'll sell the call, you'll buy the stock. क्योंकि put upper bound को violate करती है, you'll sell the put. The total amount that you now have is 65 rupees. इसको जाके बैंक में रख दो, and you get 54 paisa after a month. Now, if after a month, let's say the spot is at 0, the call that you sold will expire worthless. So you make 85 bucks. That's the premium on the call. The put will make you 60 rupees. However, you will again have to pay 50 rupees because the put will be exercised. And the stock that you bought will lose you 80 rupees. Therefore, the final amount that you will end up making is 15 rupees. इसमें 54 पैसा interest add करो, and profit because of bounds arbitrage goes to 15.54. Can this profit, however, be increased is the question. Let's copy paste these formulas here. If we see the profit goes up till the strike price by 10 rupees on every 5 rupee increase in spot. Why is this the case, you ask? If I have to generalize the bounds arbitrage, 50 रुपए के ऊपर, the profit that you've made is constant because every rupee that you made on the stock that you had bought is nullified by the loss because of the call that you sold.
₹50 के नीचे द कॉल्स वर्थलेस, तो हर बारी आप 85 रुपीस कमाओगे। बट पुट एक्सरसाइज होने की वजह से यू विल हैव 2 shares that you will then sell for the spot price at time t, which is the expiry. Therefore, for every 1 rupee increase in spot, your profit will go up by 2 rupees until k, when the call gets exercised. To understand this graphically, if you do call put parity arbitrage, your profit does not move. It stays at 5.46. But if you do arbitrage by bounds, the profit starts at 15.54 and it increases by 2 rupees every 1 rupee increase in spot until rupees 50, and then stays constant at 115.54. Therefore, we come to the conclusion that rather than doing call put parity arbitrage, you should undertake bounds arbitrage. And that is comprehensively how arbitrageurs make money. अब हम ये जान चुके हैं कि एक ऑप्शन क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या उसके ऑप्शन प्राइसिंग के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ऑप्शंस के अपर बाउंड, लोअर बाउंड, कॉल पुट पैरिटी। अब हम ये ऑप्शन के बेसिक्स हमारे सारे क्लियर हो गए। अब जानते हैं कि ऑप्शंस में खरीद बेच कैसे की जाती है। सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर ऑप्शन। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आर बाय and sell combinations which help a trader minimize risk and maximize profit. अब बहुत सारी तरीके की ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर कोई ट्रेडर श्योर है कि मार्केट या ऊपर या नीचे जाएगी तो वो स्प्रेड्स का इस्तेमाल, अगर वो अनश्योर है ऊपर नीचे जाएगी तो वो स्ट्रैडल का इस्तेमाल कर, अगर वो सोचते हैं कि मार्केट एकदम रेंज बाउंड रहेगी तो वो बटरफ्लाई नाम की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर। अब ये तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो गई हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे व्हाट आर स्प्रेड। नाउ स्प्रेड्स आर अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वेयर अ ट्रेडर टेक्स पोजीशन इन 2 or more ऑप्शंस ऑफ द सेम काइंड। तो या तो कोई 2 or more कॉल में लगाएगा पैसे या 2 or more पुट में लगाएगा पैसे, फॉर इट टू बी कॉल्ड अ स्प्रेड। अब सबसे प्रमुख तौर पे जाने जाने वाली स्प्रेड का नाम होता है बुल स्प्रेड। अब ये बुल स्प्रेड क्या होता है? अब जैसा कि ये शब्द बुल है कि जो मार्केट जब ऊंची जा रही होती है उसको फेवर करने वाला, तो ये वैसा स्प्रेड होती है जो चढ़ती मार्केट को फेवर करती है। ये सिर्फ एक चढ़ती मार्केट। इस स्प्रेड को हम आमतौर पर कॉल ऑप्शन से बनाते हैं, जहां हम 2 कॉल ऑप्शन लेते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस K1, एक K2, वेयर K2 इज ग्रेटर देन K1, और हम इसको कर लेते हैं बाय, इसको कर देते हैं सेल, और इससे बन जाता है हमारा एक कॉल पुट स्प्रेड। अब आइए जरा हम इसको एक्सेल पे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है विद अ ग्राफ। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है ऑफ अ कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 45 and premium 3 and a call option of strike price 50 and a premium 1 रुपये। हम 45 वाली, क्योंकि उसका स्ट्राइक प्राइस कम है, उसको बाय कर लेंगे, एंड 50 वाली जिसका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है उसको सेल करेंगे। तो हम इन दोनों कॉल ऑप्शंस का पे ऑफ अकेले निकालेंगे, और हमारे सबसे लेफ्ट हैंड कॉलम में है हमारे प्राइसेस। तो सबसे पहले बाय कॉल ऑप्शन का पे ऑफ निकालने का इजी तरीका क्या होता है, तो हम लगाएंगे एक इफ फंक्शन। अगर हमारा spot price is less than our strike price, तो we will not exercise our option, और उस केस के अंदर हमारा प्रीमियम will be our loss। तो हमारा प्रीमियम यहाँ पे है 3, तो -3 will be our loss। एंड अगर हमारा लॉस नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट ही होगा। एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? दैट इज योर स्पॉट प्राइस माइनस योर स्ट्राइक प्राइस, दैट इज 45 माइनस द प्रीमियम, दैट विल बी योर ऑप्शन पे ऑफ। और अब हम इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक ग्राफ बन गया है which represents a buy call option. Now what is the payoff for a sell call option? इसका फॉर्मूला इज द एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अ बाय कॉल ऑप्शन। अब मैं चाहूं वैल्यूज ना चेंज करके सिर्फ एक माइनस साइन लगा दूं और उससे हमारा आंसर आ जाएगा, बट इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फर्स्ट। तो फॉर्मूला होगा एक इफ फंक्शन
followed by your spot price. Spot price को हम चेक करेंगे with our strike price. If it's smaller than that, तो हमारा profit होगा 1 rupee. That is the premium that we have received. एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लॉस में ही जाएंगे. लॉस का फॉर्मूला निकालना एक बिल्कुल उल्टा पे ऑफ का फॉर्मूला होगा फॉर द बाय ऑप्शन. दैट विल बी आवर स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम दैट इज 1 रुपी माइनस द स्पॉट. अब हम इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द सेल कॉल ऑप्शन. अब नेट पे ऑफ निकालने के लिए वी विल ऐड द इंडिविजुअल पे ऑफ ऑफ बोथ द ऑप्शंस. इससे हमारा पे ऑफ आ जाएगा पूरी स्ट्रैटेजी का. वी कैन सी दैट आवर मिनिमम लॉस इज नेगेटिव 2 रुपीज और यही हमारा कॉस्ट भी होता है क्योंकि हमें 1 रुपए मिलता है कॉल बेच के और 3 रुपए हम देते हैं कॉल खरीदने के लिए. तो नेट कॉस्ट इज 2 रुपीज और कैलकुलेट कैसे होता है. हमारा प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 3 रुपीज ही रहेगा आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय subtracting both the strike prices, that's 50 minus 45, and adjusting the cost, that's minus 2. This gives us P3. This is how we get the profit. Now what हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने essentially एक कॉल ऑप्शन जिसका प्रॉफिट हमें पता है अनलिमिटेड होता है और हमने एक ऊंची स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल ऑप्शन बेच दी जिसका हमें पता है लॉस अनलिमिटेड होता है. तो हमने अनलिमिटेड प्रॉफिट को अनलिमिटेड लॉस से एक्सचेंज कर लिया है यहाँ पे एंड इससे हमारा लॉस तो प्रॉफिट तो लिमिट हो गया बट एट द सेम टाइम हमारा लॉस भी लिमिट हो गया इन सच अ वे वेयर आवर एवरेज पे ऑफ इज ग्रेटर देन द कॉस्ट दैट वी विल बी बेयरिंग. Majority of the time we will be in a profit making situation. So this was your bull spread with call. आइए अब डिस्कस करते हैं कि एक बेयर स्प्रेड क्या होता है. जैसा हमने देखा एक बुल स्प्रेड एक चढ़ती हुई मार्केट को फेवर करता है तो एक बेयर स्प्रेड एक गिरती हुई मार्केट को फेवर करता है. सिर्फ गिरती मार्केट में काम करता है. आमतौर पे ये पुट ऑप्शन से ही बनाया जाता है जहां हम दो पुट ऑप्शन लेते हैं, एक प्राइस K2 एक प्राइस K1 where K2 is greater than K1 and हम K2 वाली को बाय कर लेते हैं और K1 वाली को सेल कर देते हैं. आइए अब आगे देखते हैं एक्सेल पे एक ग्राफ के साथ. आइए देखते हैं एक्सेल पे हमने एक एग्जांपल लिया है फॉर बेयर स्प्रेड विद पुट. यहाँ पर आई हैव टेकन अ पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 30 एंड प्रीमियम 2 रुपीज एंड अ पुट ऑप्शन और स्ट्राइक प्राइस 35 एंड प्रीमियम 4. बेयर स्प्रेड के अंदर हम ऊंचे स्ट्राइक प्राइस वाली ऑप्शन को खरीदते हैं जबकि बुल स्प्रेड के अंदर हम ऊंचे स्ट्राइक प्राइस वाली ऑप्शन को बेचते हैं. अब हम इन दोनों ऑप्शंस का इंडिविजुअली पे ऑफ कैलकुलेट करें. अब हमने एक पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ है तो उसका पे ऑफ का फॉर्मूला होगा एक इफ फंक्शन के जहां पे हम चेक करेंगे सबसे पहले क्या हमारी स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन अ स्ट्राइक. इफ इट इज तो हमारे पास जो हमने प्रीमियम रिसीव किया है वो हमारी पॉकेट में रहेगा बिकॉज द ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड. बट इफ इट इज एक्सरसाइज्ड तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा. आवर फॉर्मूला विल द spot price plus the premium minus the strike. This will be our payoff formula. अब हम इस फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे for all spot price and this will give us a very beautiful graph for a sell put option. We can see that it has a unlimited risk, unlimited downside and with a limited upside of only ₹2. Now that we have calculated the payoff for the selling put option, now let's calculate the payoff for the put option that we are buying. Now the first thing that we need is an if function where we compare our spot price. We check if it's greater than our strike price. If it is, then we have lost the premium that we have paid. That's ₹4. Now, if that's not the case, and if you're in a profit making situation, so how we calculate profit here is we take our spot price. We take our strike price, that's 35. We subtract our spot price from it, and we also subtract the premium that we have paid. That's 4. And here we get payoff, and we will just copy paste this formula everywhere. Now, to calculate the net payoff of the entire strategy, we will add the payoff for the individual put options. And we can see here the individual payoff of the put options. Now we can clearly see
that the net payoff 30, and the cost to create this strategy, that is the premium that we have paid minus 4 plus the premium we received minus 2. So the cost to create this strategy was minus 2 rupees. Here we can see it as the loss, and we can also see that we will be gaining rupees 3 as our maximum profit from this strategy. Now what we have done here is very similar to what we did in the bull spread. We took a sell put option which has unlimited downside, and we took a buy put option which has unlimited upside, and we combined both of them to negate the unlimited loss with unlimited to arrive at a situation where our maximum profit is higher than our maximum loss, and this makes this proposition of a bear spread with put very, very attractive to trade. And that's all for the spread. Nitish spoke of bear and bull spreads. So there's another fundamental strategy to options learning. This is known as the butterfly. The long butterfly or the short butterfly is a 4 option strategy. एक्सट्रीम एंड्स पर एक and बीच में 2 options, and you can make this with either a call or a put. The reason that you call it the long butterfly is because at strike K1 and K3 you buy a call or a put, and in the middle of K1 and K3, that means at K2, which equals the average of K1 and K3, you sell 2 calls or sell 2 puts. This strategy specifically comes into play when you expect no major movement in the market and the spot stays close to K2. Let's take an example. Let's assume presently your share is trading at rupees 100. There are 3 options. There are 3 strikes, and you see a strike of 90, 100 and 110 rupees with call premiums at 17, 10 and 8 rupees respectively. What you do is you buy 1 call option at the strike price of 90, you sell 2 call options at strike price of 100, and you buy 1 at the strike price of 110. Let's look at the payoffs now. At 90, let's say the spot goes to 80 rupees. All call options expire worthless, so you lose 17 here. You lose 8 at the 110, but you make 2 times 10, which is the premium, at 100. The total net payoff for the strategy is -5. If I take this formula and I fill it in, this is the payoff for the call option that you bought at strike 90. This is the payoff for the 2 calls that you've sold at 100. And this is the payoff for the call that you bought at 110. If I see the net payoff, I see this kinked line, a pyramid sort of in the middle, where you see that your maximum loss in the case of a major movement beyond K1 and K3 is limited to only 5 rupees, which is actually the difference between the total premiums that you pay and you earn. And if the spot stays close to K2, which means between 90 and 110, you'll end up making money. You break even at rupees 95 and at rupees 105, which basically means kuch paisa jeb se nahi gaya. You didn't lose anything. And that is a long butterfly. Let's look at long butterfly being made for ICICI Bank. And these are actual figures for ICICI Bank on last Friday. That means on the 22nd when the market closed. ICICI Bank on 22nd October was trading at 759.3, the close. A strike price option, November expiry, 700, had a premium 71.5, 770 had 29.6, and 840 had rupees 12. I'm gonna buy the extreme ends, 1 in quantity. I'm gonna sell
in the middle. Let's see how the butterfly turns out. I'm gonna copy this. I'm gonna paste this here. We realize in this hodgepodge of lines, the blue line is what our butterfly strategy really is. Therefore, in actuality, this strategy can really be implemented if we're confident that ICICI Bank is not going to move beyond 708.40 till the November expiry is met. And if it does not, you'll inevitably end up making a profit. पर इसमें एक चीज देखना, जब K1 और K3, K2 के जितने ज्यादा पास होंगे, the loss that you will have to suffer in the case of an extreme movement is limited. Technically, अगर मैं उसको बहुत पास कर दूं, this loss can be restricted to zero as well, and all you'll see is the pyramid or the kink in the line. Theoretically, any strategy can be made through this particular kink in the line by making K1 and K3 come as close to one another as possible and ensuring that you have a K2 in the middle. And that's a long butterfly for ICICI Bank. Let's look at what a short butterfly is. A short butterfly is nothing but a long butterfly ka ulta. We basically reverse the entire process. K1 or K3 par, you're going to sell one option, and K2 par, you're going to buy two options. Now, this strategy basically works when you want to limit your profits, which is why it doesn't really make a lot of sense. But if there is extreme movement in the market, this strategy will limit your profits. Let's see how it will do that. Let's take the same example and we're just going to make the payoffs. The yellow line is what represents the net total payoffs for the short butterfly. And you see that if there is extreme movement in the market, which means beyond K1 and K3, your profits are going to be limited by the difference between the premiums that you earn and you pay, which is rupees 5. And that's exactly what a short butterfly is meant for. But there are two problems with this. A, you expect significant movement. B, अगर significant movement होती है, तो भी profit restricted है. Why wouldn't I use any different strategy? Which is where we come onto something known as a straddle. A straddle is a specific strategy which is meant for large movements in stock prices in the market. It's meant for large movements and it's meant to gain from those large movements, which is exactly what a short butterfly also does, but not in the best manner possible. Let's explain how. A straddle is a strategy where you have a call and a put simultaneously, and you either buy both or you sell both. When you buy both, it's known as a straddle purchase. When you sell both, it's known as a top straddle or a straddle right. I'm going to look at straddle purchase first. Let's say the stock is presently trading at 100. The strike price for both options is 95. The call premium is 7 rupees. The put premium is 5 rupees. I'm going to buy one call and I'm going to buy another put at the same strike price. My payoffs are as follows. Let's say the spot at time t ends at 73 rupees. The call expires worthless, so you lose $7 of your premium. Jo put hai, that has value when it ends at 73. Because you bought the put at 95, you made 22 rupees, but you had to give up 5 because of the premium that you paid. So your net payoff becomes 17 rupees. Net total payoff of the strategy becomes 10 rupees. I'm just going to take this, copy this here, and now we see how straddle purchases actually turn out. The lightest blue line that you see is the payoff of your total strategy. You see how there is scope for unlimited profits provided the stock price moves beyond your break-even points.
which basically equal the total premiums that you have to pay or the total premiums that you earn reduced or added to your strike price. When there are major movements in the market, a straddle purchase means that you want to capitalize on these major movements and you expect that the market is going to move like crazy और बहुत ज्यादा बढ़ेगी या बहुत ज्यादा गिरेगी, but you're not really sure कौन सी direction में जाएगी. Therefore, to limit both upside and downside risk and to limit my maximum loss to both premiums that I paid, which is 12 bucks here, 95 rupees pay, I buy one call and one put, which basically means that I'm saying there's a 50% chance of market going up and there's a 50% chance of market going down as well. Let's look at a short straddle. It's pretty much the same, but the only difference is that I'm going to sell a call and I'm going to sell the put. When I do that, if spot at time t is 73, the call made me 7 bucks, but I lost 17 rupees on the put because even though I made the premium, the put will be exercised and I lose 22 rupees. Let's copy this and let's paste it here. Again, the mountain here, or the V line that you see in this graph, is the net total payoff of the strategy, which means that this strategy is to be employed when you think that there aren't going to be large movements in the market. And again, like the short butterfly, you want to limit your profits by the extent of the premiums that you earn on the two options that you sell, which is 12 rupees at the strike price, 95 and 12 at this point. The problem with the top straddle, quite like the short butterfly, is that in case of large or magnanimous movements beyond the break-even points, बहुत ज़्यादा movement per stock में, you have a chance or a likelihood of unlimited loss. Therefore, there is no way to curtail downside potential. Therefore, if you think that there is a chance of massive movement and you want to curtail your losses, go for a long butterfly. Because if it doesn't move, you make money. And if it moves like crazy, you will still limit your losses. If you think that there's a chance for massive movement, go for a long straddle or a straddle purchase. The reason that's the case is because if there isn't long movement, your losses will be limited. But if there is massive movement, you'll be benefiting from unlimited gain potential. And with that, we come to the close of our strategies section. We come to the end of the video and we hope that we've given you a comprehensive insight into the mechanics behind options in the market. Before we conclude, बस एक चीज थी, this entire video is purely educational. इससे ये मत समझना कि पूरी options दुनिया के बारे में सब कुछ पता लग गया है, पर इससे ये भी मत समझना कि कुछ नहीं पता लग रहा है. You've taken the first step towards learning what options really are and how you're supposed to look at them. The purpose behind this video is to ensure that you aren't left out in this row of people joining the market and CE क्या होता है, PE क्या होता है, ये सब चीजें initially डरावनी लगती हैं. We hope that we've taken the scary part out for you. Leave a like, share, comment on the video. Tell us what we did wrong so that we can improve the next time. We'll see you all next time.